नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। और आप सभी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, रीट CET की तैयारी आप लगातार दोस्तों कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, इस चैनल पर लगातार आपको मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लासेज अवेलेबल करवाई है और मेरा यही प्रयास रहता है कि जब भी समय मिले मैं आपको 1 या 2 वीडियोज इस पर अवेलेबल करवाता हूं। और भी कोई टॉपिक आपको कठिन लगे साथियों, राजस्थान जीके, इंडियन जीके में, तो आप बिल्कुल एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका ये भाई आपके साथ हरदम हाजिर है। और साथियों, अगर आपको इस चैनल पर मिल रही जो सामग्री है वो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और विशेष रूप से दोस्तों मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यह जितने भी 30-35 मिनट का वीडियो आए, प्लीज़ आप एक बार अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करके एक बार देखने का प्रयास करें। ज़्यादा लिखावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, नोट्स बनाने का प्रयास कम करें, ध्यान से सुने, क्योंकि सुनी हुई बात आपको एग्जाम में याद आएगी और मेरे मुख से निकला हुआ हर एक सवाल, हर एक लाइन आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल पेपर में मिल जाएगी। अब दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, अपने को अपना ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरे चाहे भरोसा करे चाहे नहीं करे, कम से कम खुद पर तो भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आज दोस्तों राजस्थान भूगोल की कंटिन्यूअसली सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूं और पहला चैप्टर आएगा राजस्थान के भूगोल का एपिसोड नंबर 1, राजस्थान का परिचय से। मैं फिर एक बार आपके सामने कह रहा हूं दोस्तों कि एक बार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर आए, आप जुड़िए और हमारे इस भाई का सहयोग कीजिएगा ताकि पूरी टीम इस पर खड़ा करने का जो सपना है वो पूरा हो सके। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान के परिचय से और हर रोज से आपको अब परमानेंटली राजस्थान ज्योग्राफी एपिसोड सीरीज मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान के परिचय की बात करवा रहा हूं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिस भूभाग का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिस भूभाग के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम राजस्थान कैसे हुआ। दोस्तों, जब अपन इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हम सभी पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भी हमारे इस प्रदेश में फैला हुआ था, लेकिन उस समय राजस्थान का नाम ना हमें कोई राजस्थान मिलता है, न हमें कोई मारवाड़ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें, इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार प्रसार था। दूसरी बात दोस्तों अपन करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल होता है वो वैदिक काल आता है। और वैदिक काल को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वेदिक एंड उत्तर वैदिक। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में ध्यान रखना, पहली जानकारी दोस्तों, ऋग्वेद है हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में ध्यान रखना, इस राजस्थान के लिए क्या शब्द मिलता है दोस्तों, ब्रह्मवर्त शब्द की जानकारी मिलती है। सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी बात दोस्तों, रामायण काल, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, आपको पता है। तो ध्यान रखना, रामायण में दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने इस राजस्थान प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के लिए रामायण में किस शब्द का प्रयोग हुआ, मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ। इसीलिए इस क्षेत्र को दोस्तों मरु प्रदेश भी कहते हैं, मरु प्रदेश भी कहते हैं, मरुवार भी कहते हैं और मारवाड़ भी फिर धीरे धीरे कहा जाने लग गया। तो मरुकांतार रामायण में मिला, ब्रह्मवर्त ऋग्वेदिक काल में मिला। धीरे धीरे दोस्तों और राजस्थान की शब्दावली आने लगी। तो ध्यान रखना, पहली बार जो हमें लिखित प्रमाण मिलता है, प्राचीनतम जो अभिलेखीय स्रोत मिलता है, वो दोस्तों बसंतगढ़ का शिलालेख है। बसंतगढ़ का शिलालेख, ये 625 ईस्वी का शिलालेख है, 625 ईस्वी का शिलालेख है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हर चीज नहीं लिखूंगा, समय खराब नहीं करूंगा आपका। यह जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, यह बसंतगढ़ स्थान दोस्तों सिरोही जिले में है। आप बसंतगढ़ का दुर्ग भी पढ़ते हैं, राणा कुंभा ने बनाया था। तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो 625 ईस्वी का है और राजस्थान जानकारी देने के लिए सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय स्रोत है। इसमें दोस्तों किस शब्द का प्रयोग हुआ? राजस्थानी यादित्य शब्द लिखा हुआ है, यह ध्यान रखना, राजस्थानी यादित्य शब्द लिखा हुआ है। और यह शिलालेख कहां लगा हुआ है? खीमल माता का मंदिर है, खीमल माता का मंदिर में लगा हुआ है दोस्तों। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, खीमल माता का मंदिर कहां है? तो खीमल माता के मंदिर में यह शिलालेख लगा हुआ है। और सिरोही क्षेत्र में दोस्तों चावड़ा वंश ने राज किया, आपको पता ही है, चावड़ा चौहान थे। तो दोस्तों यह जो शिलालेख है इसमें चावड़ा वंश की भी जानकारी मिलती है। और चावड़ा वंश के राजा थे वर्मलात, यह वर्मलात के समय का शिलालेख है। सवाल पूछा जा सकता है बसंतगढ़ का शिलालेख किसके समकालीन था? तो चावड़ा वंशी राजा वर्मलात के समय का था। खीमल माता के मंदिर में यह शिलालेख लगा हुआ है। राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थानी यादित्य शब्द का प्रयोग हुआ, 625 ईस्वी का है। और इसमें दास प्रथा की भी जानकारी आपको मिलती है, यह ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम आगे बात करें, एक एक बात को नोट करते हुए चले दोस्तों, हर लाइन में सवाल है। फिर अपन बात करें तो चौथा नंबर आता है दोस्तों, हमारे जोधपुर के महाराजा हुए थे गजे सिंह। और गजे सिंह के समकालीन दोस्तों, पहले ध्यान से सुनना, मेरी बात को पहले पूरा सुने, उसके बाद में दोस्तों अपने दिमाग पर जोर डालें। क्योंकि जैसे ही आप मूड ऑफ नैन सिंह की बात करते हो और आपके दिमाग में जोर आता है जसवंत सिंह प्रथम, लेकिन ध्यान रखिएगा जसवंत सिंह प्रथम के पिताजी गजे सिंह जो प्रथम थे, जिनको दल थम्बन की उपाधि दी गई थी, उनके समकालीन थे ये। और उनकी मृत्यु होने के बाद में यह जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी बने। राजस्थान के प्राचीनतम और बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। इनको दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी, याद रखना। लेकिन याद रखना मूणोत नैन सिंह ने दोस्तों एक किताब लिखी, ध्यान रखना, ख्यात है नैन सिरी ख्यात। नैन सिरी ख्यात में राजस्थान शब्द के लिए दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना नैन सिरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है पहली बार साहित्यिक स्रोत में, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनकी जो दूसरी है दोस्तों वो है मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत, इसको ध्यान रखना, मारवाड़ रे परगनारी विगत, जिसको जोधपुर राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी गई। तो इतना जरूर ध्यान रखें, मूणोत नैन सिरी ख्यात जो ग्रंथ है ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। दोस्तों मारवाड़ी की दो शैली होती है, एक डिंगल और एक पिंगल। पश्चिमी मारवाड़ी हो तो डिंगल कहेंगे और पूर्वी हो तो पिंगल कहेंगे। तो इसमें दोस्तों नैन सिरी ख्यात में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर अपन आगे बात करें तो दोस्तों जोधपुर के एक महाराजा हुए जिनका नाम था अभय सिंह। और अभय सिंह के समय में दोस्तों एक इतिहासकार हुए राजबान, और इन राजबान ने एक ग्रंथ लिखा राजरूपक। इस राजरूपक में भी दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। राजरूपक इस ग्रंथ में भी दोस्तों राजपूता शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना, या राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। नैन सिरी ख्यात में हुआ है, राजबान के ग्रंथ राजरूपक में हुआ है। यह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समकालीन थे, 1731 की बात है साथियों, ध्यान रखना। राजपूताना शब्द का या राजपूता शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, याद यह रखना। यह वही अभय सिंह है जो खेजड़ली आंदोलन के समय शासक थे जोधपुर के। तो यह दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपन बात करें और राजस्थान के लिए शब्द की, तो देखो दोस्तों 1800 ईस्वी में पहली बार जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉम्स ने किया, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और ये राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज थॉम्स कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे, ध्यान रखना। शेखावाटी क्षेत्र में पहली बार आए थे, शेखावाटी में आए थे और राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था।
इन्होंने, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन इसका जो लिखित साक्ष्य है वो 1805 में किताब लिखी इनके शिष्य विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी और इस विलियम फ्रैंकलिन की लिखी हुई किताब का नाम है द हिस्ट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। इस किताब में दोस्तों एक जानकारी मिलती है राजपूताना शब्द की। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं साथियों कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे भारत में कर्नल जेम्स स्टोर्ड जो आए थे वो दोस्तों राजपूताने का इतिहास लिखा। राजस्थान में भी दोस्तों इतिहास की जानकारी उन्होंने दी थी। तो कर्नल जेम्स स्टोर्ड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने ग्रंथ लिखा जिनके बारे में अपन सुनते हैं, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान से सुने, लिखूंगा नहीं हर जानकारी। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा। और दोस्तों इसी ग्रंथ का दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, यह एक ही ग्रंथ है लेकिन नाम दो है दोस्तों। इस ग्रंथ में पहली बार 3 शब्दों का प्रयोग किया। 1829 की बात है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान, रोहितान और रजवाड़ा, इस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। इन्होंने पहली बार 3 शब्दों का प्रयोग किया बहियों के आधार पर जानकारी को लेते हुए। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान, रोहितान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही दोस्तों कथन कहा था कि राजस्थान की ऐसी कोई भूमि नहीं जो थर्मोपोली के समान नहीं हो और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लियोनिडोस जैसा वीर पैदा नहीं हुआ हो। इस बात को भी ध्यान रखेगा। कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने दोस्तों दूसरी किताब और लिखी थी, ध्यान, द ट्रेवल्स ऑफ इंडिया करके ऐसी किताब लिखी दोस्तों, अपने यात्रा वृत्तांत, जिस किताब का जो समर्पित की गई थी। यह किताब दोस्तों जो पहली थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो किताब ध्यान रखिएगा अपने गुरु जो थे यति ज्ञानचंद्र जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से थे, इनको समर्पित किया। और दूसरी किताब जो लिखी दोस्तों उस किताब को द ट्रेवल्स ऑफ स्टेट्स के बारे में, वो किताब जो थी वो अपने विलियम हंटर को समर्पित की थी। ध्यान रखना, वो 1839 में लिखी, ये 1829 में लिखी। इसके 2 भाग थे, पहला भाग 1829, दूसरा 1832 में लिखा गया था। याद रखिएगा, केवल अपन राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं, फिलहाल इतिहास नहीं पढ़ रहे, इसलिए साथियों हर जानकारी एक वीडियो में तो अवेलेबल नहीं करवा सकते। एक एक लाइन को ध्यान से सुनेगा, केवल राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके बाद में हम दोस्तों राजस्थान का जब एकीकरण होता है तो राजस्थान का पहला चरण तो होता है 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों इस चरण का नाम होता है मत्स्य संघ, आप जानते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। लेकिन दूसरा चरण जो आता है ना दोस्तों 25 मार्च 1948 को, और इस चरण का जो नाम होता है वो होता है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। तो दोस्तों पहली बार ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ता है। और दोस्तों ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के, दोस्तों ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 जो राजस्थान का 6वां चरण था। और इस चरण में दोस्तों राजस्थान का जो नाम है उसको संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी। क्या दे दी? संवैधानिक, यानी विधिवत रूप से इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया गया। और अंत में दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हमारा जो राजस्थान है वो दोस्तों क्या हो गया? वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ गया। वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ गया। तो साथियों जिसे आप राजस्थान कहते हैं वो एक लंबी प्रोसीजर के तहत आज हमारा जो राजस्थान है वो नामकरण के रूप में आ रहा है। सामान्य रूप में राजस्थान का मतलब राजपूतों का निवास स्थान या राजाओं का स्थान या राजाओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का नाम आपके सामने आया। अब दोस्तों देखिएगा 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान अस्तित्व में आया, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ
उस समय पूरे भारत में तो 562 देशी रियासतें थी, लेकिन राजस्थान में क्या था, तो दोस्तों राजस्थान में 19 तो थी देशी रियासतें, आप सबने सुना होगा 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। और इसका एकीकरण हुआ, फिर धीरे धीरे 7 चरणों में एकीकरण हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सीधा सवाल पूछ सकता है आपको। अब दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था, तो राजस्थान में दोस्तों 3 ठिकाने के साथ में एक चिपशिप भी था। चिपशिप का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जो दोस्तों अजमेर था। तो जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 1 नवंबर 1956 को जो दोस्तों पूर्ण एकीकरण हुआ, तो इस एकीकरण के समय में दोस्तों क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, एकीकरण के समय में हमारे राजस्थान में कितने जिले थे, 26 जिले थे, 26 जिले थे साथियों। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 26 जिले थे। अब दोस्तों ध्यान रखना, 26 जिले विधिवत रूप से दोस्तों मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिल गई थी, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता। लेकिन वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। क्यों आया, क्योंकि आपको पता ही था दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के जो सिरोंज क्षेत्र दिया और सुरेल टप्पा क्षेत्र को हमारे राजस्थान में मिलाया गया था, और अजमेर मेरठ का विलय हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो अजमेर दोस्तों 26 जिले बने 1 नवंबर 1956 को, और 26वां जिला ही अजमेर बना, 26वां जिला अजमेर बना। अब दोस्तों आज राजस्थान में कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं। 33 जिले आप सभी जानते हैं, आज के दिन राजस्थान में 33 जिले हैं। कैसे बने दोस्तों, देखो 26 तो ये हो गए, 27वां जिला, 27वां जिला दोस्तों धौलपुर बना था, आपको पता ही है। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को बना था धौलपुर। 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। और दोस्तों 28, 29 और 30 ये तीनों जिले एक साथ में बनाए गए थे। और दोस्तों अल्फाबेटिकली क्रम होता है, तो इनको 12 दौसा राजसमंद कहते हैं। ये तीनों जिले बने, तो 28, 29, 30 हो गए दोस्तों, 28 और 29 और 30, ये 30 जिले कब बने, 10 अप्रैल 1991 को बने दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को बने। और 31वां जिला हनुमानगढ़ बना दोस्तों, 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया। और ये इसका पुराना नाम भटनेर था दोस्तों, गंगानगर से अलग करके बनाया। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। मैं एक दिन क्लास लेकर आऊंगा और पूरे आपको प्राचीन नाम बताऊंगा। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर और हनुमानगढ़ का नाम भटनेर मिलता है। भाटी वंश का राज था। सूरत सिंह के समय मंगलवार के दिन विजय हुआ तो नाम हनुमानगढ़ हो गया। तो 31वां जिला बना दोस्तों हनुमानगढ़। और यह कब बना, यह बना दोस्तों 12 जुलाई 1994 को बना। और 32वां जिला जो था वो दोस्तों करौली बनाया गया। काई करौली आपको पता ही है, धौलपुर से नीचे धोखा देकर करौली बना दिया, 32वां। और करौली कब बनाया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 19 जुलाई 1997 को बनाया। दोस्तों कई बार सीधा सवाल पूछता है और हमें पता नहीं होता है। 32वां जिला करौली बना, ध्यान रखना, धौलपुर से अलग करके, और 19 जुलाई 1997 को बना। और आज हमारे जो राजस्थान में 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है साथियों। और यह 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। और किस समिति की सिफारिश पर बना, तो सीधा पूछ ले तो प्रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना। और वर्तमान में भी दोस्तों राजस्थान के जिलों के बारे में काफी चर्चा हो रही है, नवीन जिलों का गठन करने में। तो मैं आपको बता देता हूं, एक समिति बनाई गई है दोस्तों, जिस समिति का नाम क्या है, राम लुबाया समिति। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। वर्तमान में दोस्तों आप देख रहे हैं फलोदी है, नीम का थड़ा है, कुचामण है, ब्यावर है, बालोतरा है, ऐसे नवीन जिलों के गठन की मांग हो रही है। तो इन जिलों का दोस्तों ध्यान रखने के गठन करने के लिए एक समिति बनाई गई है, राम लुबाया कमेटी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान जो आज है 33 जिलों में विभक्त है। अब दोस्तों जिले भी 33 है, तो जिला, एक जिले में एक जिला परिषद होती है, तो 33 जिला ही परिषद है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी दोस्तों क्या कितने में कर लेते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान राज्य जिसकी राजधानी जयपुर है, आप सभी जानते हैं, लेकिन न्यायिक राजधानी जोधपुर है, ध्यान रखिएगा। अब अपन थोड़ी सी बात करें तो
राजस्थान में आज के दिन दोस्तों जिले कितने हैं? 33 है। संभाग कितने हैं? 7 संभाग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब ये प्रशासनिक संभाग 7 है। कौन कौन से आपको सब मैं बताऊंगा दोस्तों विस्तृत रूप से हर क्लास में, लेकिन थोड़ी जानकारी रखें। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और हमारा उदयपुर दोस्तों, ये 7 संभाग है। शिक्षा संभाग है जो 9 है, लेकिन ये प्रशासनिक संभाग है। अब दोस्तों राजस्थान में आपको पूछा जाए कि राजस्थान में वर्तमान में गांव कितने हैं, राजस्व गांव, तो 44,981 दोस्तों राजस्थान में क्या है? गांव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थान में दोस्तों 244 उपखंड है, जिसको कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार आरएस में पूछा गया था कि राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं, तो 244 है। फिर दोस्तों राजस्थान में जो तहसीलें हैं वो कितनी है, तो 287 है। ये एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं साथियों, कल क्या हो परसों क्या हो हमें नहीं पता। 287 तहसील है। फिर दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा 343 क्या है? पंचायत समितियां हैं। पंचायत समिति कितनी है दोस्तों? 343 पंचायत समितियां हैं। चलिए अगले दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पंचायतें कितनी है, तो ध्यान रखना 11,152। ये दोस्तों राजस्थान में क्या है? वर्तमान में ग्राम पंचायतें हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना, 11,152 ग्राम पंचायतें, 33 जिला और जिला परिषद। जिला परिषद का दोस्तों मालिक जो होता है जिला प्रमुख होता है। 7 संभाग, 44,981 गांव है, 244 उप विभाजन, उपखंड को उप विभाजन भी कहते हैं, जिसका मालिक एसडीएम या एसडीओ होता है, और 287 तहसील है, 343 पंचायत समितियां हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूं नगरीय निकाय की, तो 213 नगरीय निकाय है। कितने नगरीय निकाय है? 213 है। 213 नगरीय निकाय को 3 भागों में बांटा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 10 तो है नगर निगम, जो नगर निगम का मालिक महापौर होता है, आपको पता ही है, जिसको मेयर भी कहते हैं, और 10 नगर निगम हो गए साथियों। फिर अगर बात करें आगे तो 34 नगर परिषद है, 34 नगर परिषद, और दोस्तों 169 क्या है? नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं हैं, ध्यान रखना, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं कितनी है? 169 है, जिनको दोस्तों संवैधानिक रूप में नगर पंचायत भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। गांव में दोस्तों वार्डों में बंटेंगे तो वार्ड का मालिक वार्ड पंच होगा, शहरों में वार्ड का मालिक पार्षद होता है, और नगर पालिका का जो मालिक है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। नगर परिषद का नगर निगम का महापौर उप महापौर होगा, महापौर को मेयर भी कहेंगे। नगर परिषद का सभापति उपसभापति होगा, और नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। ओके, तो ये दोस्तों सामान्य जानकारी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखिएगा हम बात करें दोस्तों राजस्थान के बारे में आगे की ओर, तो देखिएगा देखिए दोस्तों राजस्थान का जो सामान्य रूप में राजस्थान का दोस्तों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम आपको विस्तार पूछा जाए तो ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण दोस्तों अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, अक्षांशीय दृष्टि से हमारा भारत विषुवत रेखा से उत्तर में है, इसलिए भारत संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत का कोई भी राज्य भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत का कोई भी राज्य हो पूर्वी गोलार्ध में होगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से गोलार्ध पूछ ले तो भारत भी उत्तरी और पूर्वी में है, राजस्थान भी उत्तरी और पूर्वी में है। तो उत्तरी अक्षांश लगेगा और पूर्वी देशांत लगेगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, और 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। कितने का अंतर है दोस्तों? तो 7 डिग्री 09 मिनट का विस्तार है। यह अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 7 डिग्री 09 मिनट। अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान लंबा कम है, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई ज्यादा है दोस्तों। राजस्थान की यह जो दोस्तों देशांतरीय रेखा है यह 69 डिग्री 30 मिनट है दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना।
जो और 70 डिग्री जैसलमेर से गुजरती है दोस्तों, 70 डिग्री रेखा जैसलमेर से गुजरती है। इसको ध्यान रखना, सवाल पूछा गया है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यह दोस्तों धौलपुर में है। धौलपुर में ध्यान रखना, 78 डिग्री देशांतर धौलपुर में गुजरता है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, सबसे पूर्वी धौलपुर, सबसे उत्तरी गंगानगर, सबसे दक्षिणी बांसवाड़ा है। अभी अपन बात करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। अब यह तो हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय, और दोस्तों 869 किलोमीटर यह राजस्थान की क्या है? पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लिया। अगर दोस्तों कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई तो 850, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तो दोस्तों 784 है, याद रहेगा जी। अब देखिएगा उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का है दोस्तों। इन तीनों में से कोई भी दो याद रह जाए, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्व पश्चिमी जो बिंदु है वो आपको पता ही है, कटरा है। कटरा है, जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला है, और सम तहसील का है, सम तहसील का है, पता है आपको। रिपीट रखना, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिला, सम तहसील कटरा गांव। ओके, इसी प्रकार दोस्तों उत्तर में गंगानगर जिला है, गंगानगर जिला है, और गंगानगरी तहसील है, गंगानगरी तहसील है। और गांव कौन सा है दोस्तों? कोणा। तो कोणा गांव है, गंगानगर तहसील है, और गंगानगरी गांव है, सॉरी जिला है। अब दोस्तों आ जाएगा पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु दोस्तों जिला तो धौलपुर है, आप सभी जानते हैं, और तहसील जो है वो राजाखेड़ा है, राजाखेड़ा तहसील है। और गांव दोस्तों सिलावट है, कहीं पर सिलोन भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो हमारे ऑप्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन सिलावट गांव जरूर याद रखें। अब दोस्तों हम बात करें दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम में जिला तो बांसवाड़ा है, आप सभी जानते हैं। बोरकुंड बांसवाड़ा जिले की दोस्तों कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, और बोरकुंड क्या है साथियों? गांव है। क्लियर है? बांसवाड़ा जिले का। दोस्तों राजस्थान की सामान्यतः जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के दोस्तों दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कर्क रेखा सीमा बनाती है, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती सीमा से गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा, डूंगरपुर का गांव कौन सा है? चीकली गांव। यह कभी पूछा जा सकता है, चीकली गांव डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा का बोरखेड़ा गांव दोस्तों नगर है वो इसी पर अवस्थित है। छींच गांव सामान्य रूप में बांसवाड़ा का कर्क रेखा पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा ही माना जाता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक दोस्तों उत्तरायण व कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक उत्तरायण व दक्षिणायन के समय कर्क रेखा सूर्य की जो रेखाएं, सूर्य की किरणें जो है वो दोस्तों लंबवत होती है, सीधी होती है, लेकिन कर्क और मकर रेखा से आगे की ओर तिरछापन होता जाता है। इसलिए अंतिम दोस्तों जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में पड़ेगी। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती है, तो 21 जून को दोस्तों ध्यान रखना सबसे सीधी किरण होती है बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी होती है गंगानगर में। और ऑब्वियसली दोस्तों किरणों का जो तिरछापन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा और उत्तर से दक्षिण की ओर घटता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। अब देखो हम बात करें आगे की ओर। राजस्थान की मैं अगर साथियों बात करूं तो राजस्थान में देखो सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की जो सीमा है, सीमा दो प्रकार की होती है दोस्तों, स्थलीय और जलीय। स्थलीय और जलीय। पहली बात थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो सीमा है वो दोस्तों जलीय नहीं है, जलीय नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना, जलीय नहीं है, कहीं भूल मत कर देना। और दोस्तों स्थलीय सीमा इसको दो भागों में बांटा गया। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो 5920 किलोमीटर है, जिनमें अंतर
राज्य और अंतरराष्ट्रीय, दो है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है। अंतरराज्य तो है 4850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय है 1070 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर? 1070 किलोमीटर जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन को कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन को कहते हैं। यह 1070 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यह राजस्थान की कुल सीमा का, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की कुल सीमा का 18.07% है दोस्तों। फिर बोल रहा हूं, रेड क्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा का कितना है? 18.07%। और कुल जो रेड क्लिफ रेखा है, कुल कितनी है दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में? 3323 किलोमीटर। मैं दोस्तों भूल गया, करक रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, करक रेखा की जो रेड क्लिफ रेखा की पूरी लंबाई भारत और पाकिस्तान के बीच में लद्दाख से लेकर के गुजरात तक 3323 किलोमीटर है। इस 3323 का यह कितना है दोस्तों? तो यह ध्यान रखना 32.19% है। इस बात को आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना साथियों। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसका 18.07% अंतरराष्ट्रीय है। और टोटल रेड क्लिफ रेखा जो है हमारे लद्दाख से लेकर के गुजरात तक, वो दोस्तों 3323 है। इस 3323 का 32.19% भाग यह दोस्तों क्या है? हमारे राजस्थान में है। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह रेड क्लिफ रेखा जो है यह 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को एक आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। और इसके 4 सदस्य थे दोस्तों, 2 कांग्रेस के थे और 2 हमारे मुस्लिम लीग के थे। कांग्रेस के जो सदस्य थे दोस्तों, उसका नाम था मेहरचंद, जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेज सिंह। और दोस्तों जो हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उसका नाम था दीन बंधु मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। दीन बंधु मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, ये 2 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। कुल मिलाकर के 4 मेंबर्स थे और इनके अध्यक्ष सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ थे। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है, यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है रेड क्लिफ लाइन, और यह दोस्तों मानचित्र पर कलम से खींची गई रेखा है। ठीक है, राजस्थान, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपन सीमाओं की बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो आकृति है वो दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान की आकृति ध्यान रखना, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, जिसको पतंगाकार भी कहते हैं दोस्तों। बताने वाले थे टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने बताई। इसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं दोस्तों, रोम्बस आकृति। रोम्बस आकृति कहते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। टी.एच. हैंडले ने बताई। ये टी.एच. हैंडले जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ कमिश्नर थे, और जो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समकालीन थे। इन्हीं के कहने पर जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था, पिंक सिटी कहलाई जो, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान की आकृति के बारे में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रेड क्लिफ रेखा गंगानगर से शुरू होती है। गंगानगर जिले का हिंदूमल कोट गांव है, हिंदूमल कोट से शुरू होती है और 1070 किलोमीटर है, जिनमें दोस्तों गंगानगर का हमारे राजस्थान के 4 जिले छू रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। याद रखिएगा, गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर गांव, कहीं कहीं पर शाहगढ़ या बलगांव पुराना गांव लिखा हुआ मिल जाए तो भी कंफ्यूजन नहीं हो, बाकासर तक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कहीं पर शाहगढ़ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदूमल कोट से बाकासर या शाहगढ़ तक, और लंबाई मैंने आपको बता दी 1070 किलोमीटर है, जिनमें से दोस्तों जैसलमेर में है 464 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। फिर बाड़मेर में है दोस्तों दूसरा स्थान 228 किलोमीटर। तीसरा दोस्तों गंगानगर का है 210 किलोमीटर, और चौथा है बीकानेर का 168 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। याद रहेगा, सबसे कम है दोस्तों। तो सबसे कम तो है बीकानेर की 168, सर्वाधिक है 464 जैसलमेर की, इस बात को ध्यान रखेगा।
फिर गंगानगर दोस्तों पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट मुख्यालय है, गंगानगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है, और बीकानेर पाकिस्तान से सबसे दूर मुख्यालय है बॉर्डर पर। और अगर दोस्तों सीमा को छोड़ करके सबसे दूर पूछा जाए तो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक दूर जो है सीमा पर स्थित जिले को छोड़कर तो धौलपुर है, सुदूर धौलपुर है। क्लियर, इस ध्यान को रखना। अब दोस्तों देखो राजस्थान के तो 4 जिले हैं जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर है। अब साथियों सवाल ये पूछा गया कि 4 जिलों की कुल कितनी तहसीलें लगती है, तो गंगानगर जिले की 5 तहसील है। देखो मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, गंगानगर की 5 तहसीलें कौन सी है? नंबर 1 गंगानगर है, दूसरी दोस्तों करणपुर है, तीसरी गढ़साना है, चौथी अनूपगढ़ है, और 5वीं रायसिंह नगर है। ये वही रायसिंह नगर है जहां पर बीरबल दिवस शहीद हुए थे, बीरबल और बीरबल दिवस मनाया गया बीकानेर रियासत में। ठीक है, फिर आता था दोस्तों बीकानेर जिले की 2 रियासतें हैं, खाजूवाला और बज्जू। ये ध्यान रखना, खाजूवाला और बज्जू ये बीकानेर की 2 रियासतें हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर को छू रही है। तीसरा दोस्तों जैसलमेर है, जैसलमेर में ध्यान रखना एक तो पोखरण है और सम है दोस्तों, पोखरण और सम जैसलमेर। फिर ध्यान रखना बाड़मेर में दोस्तों एक शिव तहसील है, बाड़मेर की दोस्तों शिव तहसील, मेरे दिमाग से मिस हो रही दोस्तों, शिव अभी आपको बता देंगे। शिव तहसील के साथ 3 तहसीलें दोस्तों टोटल बाड़मेर की, अभी आपको बता दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे राजस्थान के तो 4 जिले छू रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कितने जिले अवस्थित है हमारे बॉर्डर पर? तो दोस्तों 2 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के, एक लगता है पंजाब राज्य, पंजाब राज्य के 3 जिले हैं। सबसे ऊपर बहावल नगर जो सबसे बड़ा है, बहावल नगर, ध्यान रखना दोस्तों, बहावल नगर। फिर है बहावलपुर। तीसरा है दोस्तों रहीम यार खान, यह तीसरा जिला है। तो 3 तो गए पंजाब के, और 6 जिले हैं दोस्तों सिंध प्रांत के। किसके हैं? सिंध प्रांत के। कौन कौन से? ध्यान रखना, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये 6 जिले दोस्तों, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। दोस्तों बहावल नगर यह गंगानगर और बीकानेर को छूता है, बहावलपुर बीकानेर और जैसलमेर को छूता है। यह जैसलमेर की शुरुआत बहावलपुर से हो जाती है। रहीम यार खान जैसलमेर को छूता है, घोटकी, सुक्कर जैसलमेर को छूता है, खैरपुर, संगर दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर से शुरू होता है। यानी टोटल 6 जिले हैं जो जैसलमेर को छू रहा है। बावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर और संगर, ये टोटल दोस्तों 6 जिले हैं। उमरकोट बाड़मेर के हैं, ये वही उमरकोट है दोस्तों जहां पर बाबूजी और रामदेव जी की शादी हुई थी, उमरकोट के सोडा राजपूतों में। और थार पारकर गाय की नस्ल भी है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर में। ओके, ये इतना जरूर आप ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 जिले हैं जिनकी पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। गंगानगर और बाड़मेर की अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतरराज्य भी है, जिनमें दोस्तों गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के, बाड़मेर जो है हमारे गुजरात और पाकिस्तान के। ये ध्यान रखा। अगली सीरीज कल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आए, अगर आपको वाकई लगे मेहनत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।